सारा प्रणाम। सारा समय की बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। वोट के लिए चोट। जी हां, नंदीग्राम का संग्राम शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। उसी नंदीग्राम में जहां चंडी पाठ कर और शिव की आराधना कर ममता ने विरोधियों को संदेश दिया कि हर धर्म में मैं हूं और हर धर्म मेरा है। अपनी जीत की दुआ के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में घंटी भी बजाई, नामांकन भी किया और पूरे लाव लश्कर और उद्घोष के साथ चले उनके कारवां के बीच ऐसा दुस्साहस किसने किया कि ममता चोटिल हो गईं। और चोट भी ऐसी आई कि नंदीग्राम से कोलकाता तक ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ गया। अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें 1 महीने से ज्यादा आराम की जरूरत है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन पर साजिशन हमला हुआ है, लेकिन वो व्हीलचेयर से चलेंगी और कोई बैठक या कोई प्रचार वो नहीं छोड़ेंगी। कांग्रेस कहती है कि ये ममता की नौटंकी है। बीजेपी कह रही है कि सीबीआई जांच कराए चुनाव आयोग, क्योंकि इसके जरिए वोटर की भावनाओं से खेला जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या नंदीग्राम में बिताए 24 घंटों ने कहीं ममता को हकीकत से रूबरू तो नहीं करा दिया। वही हकीकत जो बीजेपी के शुभेंदु कह रहे हैं कि नंदीग्राम में 50,000 मतों से ममता हार रही हैं, या बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों में दम है कि वोट के लिए ममता ने चोट की ओट ली है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं। पार्टी चुनाव आयोग के दर पर और विरोधी दूध का दूध पानी का पानी होने की मांग कर रहे हैं। बंगाल के चुनाव में ऐसी कई बातें हो रही हैं जो बंगाल की बिसात पर पहली बार दिखाई दे रही है। 10 साल तक सत्ता चलाने के बाद ममता बनर्जी को अपनों के ही हाथों लहूलुहान होना पड़ रहा है। जंग के लड़ाका भी वही है और हथियार भी वही। बीजेपी ने बागियों के भरोसे ममता को मात देने की जो रणनीति रची है, उसकी छटा भी 2020 के खत्म होते होते दिखना शुरू कर दिया था कि चुनाव के बाद दीदी अकेली रह जाएंगी। जय श्री राम के नारे पर बिद की ममता बनर्जी बीजेपी की विसात पर शायद फंस गई और तभी तो अचानक मंदिरों की घंटियों में उन्होंने जीत की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन वो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे पा रही है। शायद अब उन्होंने सहानुभूति का रास्ता चुना। शायद मतदाता उनके लिए एक बार फिर विधाता बन जाएं और हादसों के सहारे उन्हें हैट्रिक बनाने का मौका मिल जाए। तभी तो उन्होंने ये भावुक अपील भी की है। জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে। तो सुरक्षा के बीच नंदीग्राम में ममता और हो गया हमला। किसने किया दुस्साहस, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सच तो यह है कि ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने में चोट लगी है और वो पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में भर्ती हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। 6 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। 2 तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर उनके चाहने वाले लगातार दुआएं कर रहे हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की, जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। और एक तस्वीर है जो उन पर हमला हुआ और उसके बाद उन्हें जो चोट लगी, फिर उन्हें कोलकाता के लिए सड़क के रास्ते ले जाया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीर। तो वहीं ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे सियासी पाखंड बताया। काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी।
तो सिक्योरिटी जो ऐसे 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, वो भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। एक सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। तो इससे आम लोग को सामने और ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि बंगाल के पुलिस मंत्री के साथ पुलिस नहीं है। तो वोट पर चोट, आज चर्चा हम इसी पर, और हमारे साथ हमारा एक बेहतरीन पैनल मौजूद है आज चर्चा के लिए। हमारे साथ आज इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार और भोगेंद्र पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा पैनल है और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की हम करते हैं। बात हो रही है वोट पर चोट, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर कल हुए हमले को लेकर। तो संजय सरकार जी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले संजय सरकार जी, क्या फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है, इनपुट मिल रहे हैं कोलकाता से, SSKM हॉस्पिटल से? ममता जी की तबीयत कैसी है, उनके स्वास्थ्य के बारे में? देखिए, कल जो वहाँ पर हमला हुई है दीदी के ऊपर में, जो बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी को जो गुंडागर्दी थे उसने दीदी के ऊपर अटैक किए हैं। उसको डायब जो पैर है उसमें काफ़ी चोट आया है, उसमें सूजन भी आए हैं और उसमें क्रैक भी आए हैं। डॉक्टर जो मेडिकल बुलेटिन दिया मेडिकल बुलेटिन की तरफ ये बात हम लोग के पास में आए हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, दीदी तो भी कहें 2-3 दिन इंतजार कीजिए। सब कार्यकर्ता के बोले हम व्हील चेयर में जाके हर जगह में हम प्रचार करने के लिए उतार जाएंगे और बंगाल में शांति बना कर रखने के लिए हर कार्यकर्ता को पास में उसने बोले हैं। और सब हर कार्यकर्ता उनको बात बहुत अच्छे तरफ से सुनता है। हम लोग भी चाहते हैं दीदी जितना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसको सेहत ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव प्रचार में आए। और अभी देखिए पैर में इतना चोट है, अभी प्लास्टर भी हुआ है। इसके चलते फिलहाल तो देखिए पैदल उसको जाना बहुत दिक्कत है, लेकिन बोला हम व्हील चेयर में ही हम प्रचार करेंगे, जनता को बीच में रहें, क्योंकि जनता से उठ के आई है, आपको मालूम है, और ग्रास रूट लेवल से आई है दीदी। देखिए न हेलीकॉप्टर से आई है न पैराशूट से आई है, दीदी डायरेक्ट जमीन के तौर से थे और जमीनी तौर से लड़ाई करते हैं। गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा दीदी गरीब को साथ में है, अभी भी गरीब को साथ ही में दीदी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कई तरह की बातें उठ रही हैं। कल शाम 6:15 बजे जो उन पर हमला हुआ, उसके बाद से जो चर्चाएं शुरू हो रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि एक सियासी पाखंड है ममता बनर्जी का, और अब ऐसे में है कि ये हादसा है, हमला है या एक साजिश है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा एक साजिश है। साजिश के कारण क्या है, शुभेंदु अधिकारी को मालूम है वो 1 लाख वोट से हार रहे हैं, उसको नींद उड़ चुके हैं, पगला गया, बौखला गए हैं, उसको पैर में जमीन नहीं है और जनता उनको साथ में नहीं है। क्योंकि दीदी को जनता भरोसा करके पूरा बंगाल जो है पूरा दीदी के ऊपर भरोसा करती हैं। एक शेरनी को साथ में हजारों बीजेपी का लीडर वहां पर पहुंचे हैं चुनाव के लिए, और चुनाव उनको खिलाफ जाने के लिए हजार कोशिश किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर साजिश रच है, किसी भी तरह ममता दीदी को हत्या किया जाए, अगर हत्या कर देंगे उसको जमीन आसान हो जाए, आराम से वो जीत सकता है। इसमें पूरा साजिश हो रहा है, बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। और अभी मालूम है बंगाल पुलिस इलेक्शन कमीशन का अंडर में चला गया, अमित शाह दिल्ली से जो इंस्ट्रक्शन कर रहा है उसी को इशारा पर पिंजरे बंद पंछी के तरफ से इलेक्शन कमीशन अभी काम कर रहा है। जो अमित शाह इंस्ट्रक्शन कर रहा है उसी को दिशा पे इलेक्शन कमीशन अभी काम कर रहे हैं वहां बंगाल में। लेकिन आपने पहला वाक्य जो बोला इस चर्चा की शुरुआत में, ममता जी के स्वास्थ्य के बारे में जब बात हो रही थी कि बीजेपी के लोगों ने उन पर हमला किया है। सौगत राय अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कोई आरोप हमने नहीं लगाया है इस घटना को लेकर।
नहीं देखिए, वहां पर जो साजिश किया शुभेंदु अधिकारी कहां से हैं? वो बीजेपी से है, उसको मालूम है चुनाव हार मतलब रहे ये हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये कराया बीजेपी गया। साजिश किए हैं वहां पर, बीजेपी ये साजिश में माहिर है। आपको मालूम है जब मतलब जो आते हैं, और कांग्रेस और आपको बीजेपी जो बता रहे हैं, हम एक चीज अब छोटा सा एक नमूना बताते हैं। अच्छा, इतना ये सिक्योरिटी रहने के बाद में भी इंदिरा जी को हत्या हुई थी, इतना सिक्योरिटी रहने के बाद में भी राजीव जी को हत्या हुई, इतना सिक्योरिटी रहने के बाद में भी पुलवामा में आके 300 के 350 के आरडीएस लेके मेरे सेनाओं के ऊपर में अटैक हो गया, और 40 मेरा फौजी भाई मर गए हैं वहां पर, 40 के ऊपर फौजी भाई और बहुत सारे घायल भी हुए हैं। अच्छा, इसको अगर कोई बोलेंगे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कहीं नौटंकी है, ये सुनने में अच्छा लगेंगे? ठीक है, जरा भारतीय जनता पार्टी से ही जवाब ले लेते हैं। दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी, आप लोग कुछ कह रहे हैं कि पाखंड है, ये सब कह रहे हैं, चुनाव में फायदा लेने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कल से ही ये कह रही है कि साजिश है, और संजय सरकार जी तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, साजिश है। आनंद विजय जी, रिपब्लिकन में है, आनंद रहें और पूरी तरह सुरक्षित रहें, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उनको और अगर सुरक्षा की जरूरत है तो उनको और सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करती। यही ममता बनर्जी के शासन में कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में शहीद हो गए, और बैठ के संजय सरकार जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? इनके एक नेता कहेंगे कि इसमें भारतीय जनता, इनके नेता कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, संजय सरकार जी इनके प्रवक्ता कहेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का रोल है। कभी कभी हंसी आती है कि एक मुख्यमंत्री जो 300 पुलिस कर्मियों के घेरे में हो, और उसके अलावा पूरे सड़क पर पुलिसकर्मी हो, और कोई मान लीजिए उनके ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद वो कहां चला जाता है? तो यही तो ये बात कह रहे हैं दिनेश सिंह जी, यही तो बात टीएमसी कर रही है कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू है और पुलिस की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो इस दौरान चुनाव आयोग की होती है। कमीशन के अंडर में है बंगाल, अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तभी इलेक्शन समय दिया था, मैंने बोला जी हाँ, बोलिए। नहीं, मैंने ये कहा कि उनके साथ ऐसा नहीं कि सुरक्षा कर्मी हट गए हैं, संजय जी उनके साथ उनके सुरक्षा में लगे हुए कर्मी अभी भी है, तो उनको पकड़े क्यों नहीं? सारे के सारे सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड करना चाहिए, उनके प्रोटोकॉल को जो देखते हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। क्या ममता बनर्जी जी ने अभी तक लिखा क्या चुनाव आयोग को कि हमारे साथ सुरक्षा में जितने लोग लगे हुए हैं सबको हटाइए, सबको बदलिए? अगर लिखा हो तो बताइए, नंबर 1। और दूसरी चीज, अगर निकल गए, देखिए आनंद विजय जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, इनके चुनाव के सलाहकार कौन है पता है? वही चुनाव के सलाहकार हैं जो अरविंद केजरीवाल के, जो पहले आपके भी थे। हाँ, बिल्कुल वही थे ना, लेकिन वो अब कहां हैं? तो अगर आप आम आदमी पार्टी के चुनाव में देखिए, तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ते थे, मार खाते थे, खुद अपने लोगों से मार खिलवाते थे, कहते थे दूसरे दल पर। आज वही ममता बनर्जी जी करती। आज नंदीग्राम में वो अपने हार को देखते हुए सच्ची लोकप्रियता, लोगों में सहानुभूति कैसे आ जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता संजय सरकार जी इतनी मूर्ख नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। मूर्ख तो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी चलिए अब वो तो है, इसको 27 तारीख से जानकारी दौर शुरू होगा 8 चरण ये तो में, नहीं, और 2 तारीख को ये पता चल जाएगा। है, इसको ठीक है। जानकारी तो मिल चुका है ठीक है, मेरे को। अब चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप जो बातें कर रहे हैं, अधीर रंजन जी जो बात कर रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में इस हमले को लेकर, वो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, वो करीब करीब एक ही है। मानते हैं कि बीजेपी जो कह रही है वही सही ठीक है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ कहा है कि सियासी पाखंड है, और इस तरह के पाखंड करने में ममता बनर्जी माहिर हैं। आपको भी लगता है ये? आनंद जी, देखिए, मैं समझता हूं कि अब ये जांच का विषय, जांच चल रही है, सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। अगर लगी तो सिक्योरिटी कहाँ थी, और लगी तो अब तक कोई वीडियो क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री है, कोई ना कोई तो कैमरे वाला भी साथ चलता है। अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, करना ना पड़े काम, जय श्री राम, बस इसी पे चल रहे हैं। अगर क्यों नहीं एक समय बदल दिया इन्होंने अपने काम पे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े काम करे हैं, जो बंगाल में जाके डंडोरा पोट रहे हैं, रोजगार लोगों को दिए हैं, जो महंगाई कम करी है, जो देश के जैसे बद से बदतर हाल कर दिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूं, कोई दुर्गा पे राजनीति कर रहा है तो कोई जय श्री राम पर।
क्यों नहीं ये भारत के लोगों की बात करते, क्यों नहीं ये किसान की बात करते, क्यों नहीं मरते व्यापार की बात करते, क्यों नहीं मरती सुरक्षा बलात्कार होती महिला की बात करते। इन्हीं के नेता हीरोइन बेचते हैं, इनके नेता वहां जाके बच्चे स्मगलिंग करते हैं, बच्चे बेचते हैं। और उत्तर प्रदेश का हाल किसी से छिपा नहीं है, जो उनकी कोर कमेटी में डाल देंगे वहां प्रचार करेंगे। सही बात है कि समय बदल रहा है और लोगों को सिर्फ राम और दुर्गा के भरोसे ही चलना पड़ेगा। काम की बात नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ढूंढी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने काम नहीं करा। इन्होंने तो बस एक ही नारा दिया है, जय श्री राम। जय श्री राम का मैं भी भगत हूं, काम की हनुमान बात तो का वहां मैं भी पर भगत हूं। काम की जिस बात दिन तो वहां काम पर की 10 बात साल की करेंगे, ममता बनर्जी उस को दिन करनी जनता पड़ेगी इनको ना। नकार देगी। जगदीश जी, काम की बात तो 10 साल सरकार में ममता जी रही हैं, वहां से उनको शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल ममता जी काम की बात कर रही हैं, इस तरह से आरोप लगा देना, अरे अली बाबा 40 चोर की तरह सारे के सारे वहां पहुंच गए। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे देश के, हमारे टाइम में भी स्टेट के चुनाव होते थे, 40 रैली प्रधानमंत्री के, पूरे देश के लोग अधीर रंजन कोलकाता में ले जाते हैं, पूरे देश के लोग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, पता नहीं कहां से। अरे जमीन से जुड़े लोग, वैसे लोगों की बात करो, वो लोग जो ममता में थे, जिसको ये चोर बोलते थे, आज कौन सा गंगा जल दे दिया इन्होंने। तो अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं कि ये पाखंड है? कौन सा गंगा जल से नहला दिया जो उनकी पार्टी में आकर वही नेता बन गए हैं। सवाल लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं। जगदीश जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, जोर जोर से बोलती है। जगदीश जी, गुजरात में कर रहे हैं नेता, जगदीश जी, रोजगार देंगे, महंगाई जगदीश जी, पश्चिम बंगाल वापस आते हैं पश्चिम बंगाल। अधीर रंजन चौधरी भी वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी। क्या अधीर रंजन चौधरी को जो कह रहे हैं वो गलत मान रहे हैं आप, कि ये सियासी पाखंड ममता बनर्जी कर रही हैं और वो पाखंड करने में माहिर हैं? ये उनका स्टेटमेंट है, आप सुना भी आपने। वो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी मेरे नेता है, वो बंगाल के, वो ज्यादा मेरे से ज्यादा समझते होंगे, पर मैं तो कहूंगा चोर चोर मुसोरे भाई। राजनीति में इसी तरह के काम है, कोई पैर तोड़ के बैठ जाएगा, कोई झूठे वादे करेगा, जोर जोर के झूठ बोलेगा, पर एक नारी पर इतने लोग चले गए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देश की बात नहीं करेंगे, हर स्टेट का बुरा हाल हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, पूरी सेना वहां उतार दिया। ऐसा क्यों? चुनाव जीतना ही उद्देश्य है क्या? चुनाव जीता जनता से वादे करें, उस पर भी चर्चा करो, उस पर भी बात करो। अब ये आपको करनी पड़ेगी। आज जरूर देश के होगी हालात किसी से छिपे नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, जरूर होगी ये बात जरूर होगी। बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी, ये तीनों की अपनी लाइन है। अब जरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दो लोग हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी और भोगेंद्र पाठक जी। सुनील कौशिक जी, खेला हो बे, ये बात कही गई और भारतीय जनता पार्टी से कहा गया कि हां अब खेल होगा वहां पर, यही है वो खेल? देखो आनंद जी, अभी कुछ महीने पूर्व जब जेपी नड्डा पर हमला हुआ था, तो आज जो टीएमसी बोल रही है वो बीजेपी उस समय बोल रही थी। दोनों के सब देखिए, उन्होंने कहा इतना लाव लश्कर हो जाने के बाद, इतनी सुरक्षा हो जाने के बावजूद जेपी नड्डा पे कैसे हमला हो गया, और वो लोग पकड़े भी गए, उन पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई किसको करनी थी? वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी थी। आज ये ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और इतना लाव लश्कर के साथ वो जा रही हैं, तो आज बीजेपी वही भाषा उपयोग कर रही है जो कुछ माह पूर्व तृणमूल कांग्रेस ने किया। तो ये जो इमोशनल कार्ड चुनावों में खेला जाता है, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार खेल रहा है। कई प्रदेशों में, कई में देखा होगा, तमाम एमएलए एमपी इसी वजह से जीते भी हैं। तमाम ऐसी हत्याएं इस देश में हुई, उसके बाद 400 से ऊपर सीटें आईं। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जो भावनात्मक रूप से खेला जा रहा खेल है। लेकिन मैं अपना एनालिसिस से कहूँगा कि ये पश्चिम बंगाल का चुनाव सदी का पहला चुनाव है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये चुनाव इस तरीके का होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी पार्टी मर्यादाएं तोड़कर उस निचले स्तर तक पहुँचेगी जहाँ हमें शर्म आएगी इस देश के लोकतंत्र पर। आप देखिए ना, इसमें 130 हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो गई, 100 से ऊपर हत्याएं तृणमूल कांग्रेस की हो गई, और पूरा यदि हम उठा करके देखेंगे पंचायत चुनाव के बाद, तो पंचायत चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का माहौल क्या था। दूसरी बात है, तो हम देखें पूरे साल का देखें, हम 2019 के बाद की स्थिति का देखेंगे, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो अपने यहाँ के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने डेरा डाल रखा है पश्चिम बंगाल में, और किस तरीके से संगठन को रचा है वहाँ पर कि जो दूसरे प्रदेशों में स्थिति थी, पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर तक का संगठन वहाँ तैयार किया, और बार बार वही चीज़ें कही जा रही हैं और करी जा रही हैं
जो मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों में बीजेपी करती आ रही है। और ये विपक्ष में बैठी पार्टियां, चाहे टीएमसी इस समय हो या अन्य पार्टियां भी हो, उनको कम से कम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना होगा। और बीजेपी, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, बीजेपी बिल्कुल इसमें माहिर है कि एक मुद्दा देती है और विपक्ष के लोग समझते हैं, तब तक दूसरा मुद्दा विपक्ष मतलब के उस पानी ट्रैक में पर डाल भारतीय देती है। जनता पार्टी जहां लाना चाहती थी टीएमसी को ला दी है, लाकर खड़ा बिल मैं वही कह रहा हूं, जहां फिर अगला कदम ऐसा होगा कि तृणमूल कांग्रेस वाले समझ नहीं पाएंगे, कांग्रेस समझ नहीं पाएगी और राजनीतिक दल समझ नहीं पाएंगे, तब तक तीसरा मुद्दा आ जाएगा। तो ये विपक्ष के में बैठे हुए दलों को समझना होगा और वहां में सत्ता में पक्ष में बैठी हुई तृणमूल कांग्रेस को समझना होगा कि बीजेपी के जाल में फंसना है तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत महंगा होगा, बहुत गंभीर होगा। इसलिए अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ें, अपनी व्यवस्थाओं पर चुनाव लड़ें, उस प्रदेश की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ें। अभी धीरे धीरे आप देखिएगा, पहले चक्र दूसरे चक्र के बाद नेशनल चुनाव होता जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो जाता जाएगा, केंद्र की तमाम योजनाएं आती जाएंगी और लास्ट के दो या तीन शतक अंतरराष्ट्रीय पर भी बिल्कुल ऐसा स्तर, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, तमाम ऐसी चीजें होगी। तो मुझे लगता है कि वहां के वोटरों को और राजनीतिक दलों को बड़ा साफ सुथरी छवि बनाते हुए, व्यवस्थित करते हुए चुनाव बिल्कुल प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल एक चुनौती भी है चुनाव आयोग के सामने। भोगेंद्र पाठक जी, जो बातें अब चल रही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए संजय सरकार जी जरूर इसका जवाब देंगे जो अभी सुनील कौशिक जी बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले भोगेंद्र जी, कि क्या नंदीग्राम में जो 24 घंटा बिताया ममता बनर्जी ने और उस 24 घंटे के दौरान जो उनको समझ में आया, जो हकीकत वहां की वो समझ पाई, उससे जो रूबरू हुई, उसका नतीजा तो कुछ नहीं है जो कि आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा रहे हैं। देखें, ममता दीदी को चोट लगी यह दुखद है, लेकिन नंदीग्राम में ही चोट क्यों लगी? दरअसल नंदीग्राम वो इलाका है, वो विधानसभा क्षेत्र है, सिंगूर का इलाका है, जहाँ पे 2007 में ममता दीदी ने, जो क्रांति पुत्री की तरह उभर कर आई थी, उन्होंने अपराजय आंदोलन किया था। 14 वर्ष बीत गए हैं। अब नंदीग्राम का देखिए, जो वहाँ के वोटर हैं, 53% किसान हैं। किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है। कहते हैं ना, वहाँ पे है ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। तो किसान ममता दीदी के पक्ष में नहीं दिख रहे। आप देखें कि चुनाव आयोग ने क्या किया है, डीजीपी का तबादला कर दिया। पांडे नीरज नयन, वहाँ जो अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं, उनको प्रभार दिया गया है डीजीपी का। और साथ ही साथ ममता दीदी ने लाखों की संख्या में सिविक पुलिस, ग्रीन पुलिस, स्टूडेंट पुलिस, इन सबको बना के रखा था, जो समय समय पर टीएमसी के काम में वो शक्ति लगी रहती थी। उन सब पे बैन, उन सब पे रोक लगा दी है। किसने? चुनाव आयोग ने। स्थितियां खराब खेला होवे इन्होंने तो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा औशौल परिवर्तन। तो औशौल परिवर्तन का जो असर दिख रहा है, जो वोट बैंक खिसक रहा है। और शुभेंदु अधिकारी, उनके पिताजी शिशिर अधिकारी टीएमसी का सांसद है, लेकिन वो अपने बेटे के पक्ष में है। तो स्थितियां नंदीग्राम पहुंचकर उनको बहुत खराब लगी, इसलिए राई को पर्वत बनाने की स्थिति आ गई है। राई को पर्वत बनाने की स्थिति आ गई है। बीजेपी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले जरा संजय सरकार जी, आप जवाब जरूर देंगे दोनों लोगों के बातों का। निशाना आप ही की तरफ था, आपको बदलना होगा। नहीं, बदलने के बाद पाठक जी बंगाल में तो कभी गया नहीं है। पाठक जी बंगाल का धरती के बारे में जानकारी नहीं है। बंगाल को किसान किस हालत में, खुशहाल में है, ये चीज़ इसको जानकारी नहीं है। पाठक जी को ये भी मालूम नहीं है वहाँ पर बंगाल को किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया में मिल चुके हैं। अगर मेरे बात खत्म करने दीजिए, आप बोलिए। अगर 12 महीना में वो किसान अगर 5 लाख रुपया लिया है, नहीं देते हैं, तो 13वां महीना में उसको 0.6%, मतलब जो 100 रुपया में 60 पैसा देने पड़ता है उसको इंटरेस्ट। ठीक है, मेरे सुनिए, किसान सम्मान आपको बता रहे हैं, आप सुनिए। पाठक जी दूर में रहकर नदी का वो किनारा देखता आपको सुंदर तो लगता है, लेकिन नजदीक नहीं, आपको सामने नहीं लगता है। आपको कैसे अभी कौशिक साहब ने भी कहा कि टीएमसी 10 साल की सत्ता में रही है, वो क्यों भटक जा रही है, भारतीय जनता पार्टी घुमा रही है और आप गुम जा रहे हैं। बंगाल के किसान को हमने 5 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। एक किसान महीना में 42,000 रुपया, दिन में 1450 रुपया खर्चा करता है
है, 1400 रुपया खर्चा करता है। भारतीय जनता पार्टी किसान निधि में कितना दिया? 6000 रुपया, महीना 500 रुपया, दिन में 16 रुपया 50। अच्छा, 16 रुपया 50 पैसे में एक किसान जिंदगी गुजार सकते हैं? वो किसान तो मेरा स्वाभिमानी है, गरीब है, बिल्कुल गरीब है, लेकिन वो तो भिखारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भिखारी दिया है, पाठक जी समर्थन कर रहे हैं। मैं किसान को किसान बीमा दिए हैं, और किसान को किसान बीमा दिया है 50,000 से लेके 5 लाख रुपया तक। अगर जंतु जानवर भी फसल अनाज खा के चला जाए तो उसमें बीमा मिलता है। अभी कोई किसान वहां पर सुसाइड नहीं करता है, पाठक जी को मालूम नहीं है, और मैं किसान मंडी दिया है, लेकिन ये चीज पाठक जी को मालूम नहीं है। जब पाठक जी को वही चीज बोलना चाहिए जो भिखारी को भीख देता है 50 पैसे, उसके ऊपर पाठक जी खुश है। क्यों आप पाठक जी की सुन लीजिए। नहीं, मैं एक मिनट में खत्म कर दूं पाठक जी को, 30 सेकंड में। पाठक जी, गरीब को भिखारी मत सोचिए, भीख मत दीजिए। महात्मा गांधी बोला था ये समाज में भिखारी को भीख देना सबसे बड़ा, अच्छा देखिए, समाज को ये शब्द जो ऐसा है, ये शब्द जो ऐसा है, इन लोगों को साहब 6000 रुपए केंद्र सरकार देगी तो भीख हो गई, और 40,000 दोगे तो वो क्या हो गया? वो भीख नहीं। वही सवाल, वही सवाल के हिसाब से 16 रुपया 50 पैसे वो खाने के लिए दिए जा रहे हैं। 16 रुपया 50 पैसे खाने के लिए दिए जा रहे हैं। 1400 रुपया, 1400 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपया चाय पी सकते हैं, 2 कप चाय पी सकते हैं। 2 कप चाय के लिए दी जा रहे हैं, 2 कप खाने के लिए दी जा रहे हैं। सवाल ये है, वो परिवार को चलाने दी जा रहे हैं क्या? वो सरकार की जो योजनाएं हैं तो क्या वो भीख है? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दिनेश जी, एक मिनट, आगे नीति को सपोर्ट मत कीजिए। एक महात्मा गांधी बोला था किसी को भीख देने का मतलब सपोर्ट नहीं है। महात्मा गांधी जी बोला था। आप कह रहे हैं कि जानकारी रखनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं हम सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे। सर आगे बढ़ा जाए। किसान की जो सम्मान निधि है, इसको लेकर केंद्र सरकार भी कहती रही है, राज्य सरकार की भी बात हो रही है, बात उनको लाभ मिलने की है। लेकिन सवाल अब यह है कि नंदीग्राम में जो आप बिसात बिछाना चाह रहे थे, उस बिसात जहां आप लेकर आना चाह रहे थे चुनाव को, वहां पर आप लेकर आ गए हैं दिनेश सिंह जी। देखिए, पहले तो मैं संजय जी के सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दूं कि जिस किसान सम्मान निधि को भीख कह रहे हैं, जब इसी तरह से सांसद निधि होती है तो उसको भी ये भीख कहें, विधायक निधि होती है। चलिए इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के विषय पर कि वोट पर चोट, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब आप ये वहां लाए और आप वहां आ गए। बताइए, 16 रुपया 50 पैसे में 2 रोटी खरीद के खा सकते हैं। सवाल यही है, 5 आदमी 2 रोटी कैसे 16 रुपया 50 पैसे में जिंदगी गुजार लेंगे? आप बताइए ना सिंह जी, आप तो जैसे बात बोल रहे हैं जैसे आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। भले बोले जो तोता बोल जाता है, और आपको दिमाग में जो। देखिए, अब हम अपने आखिरी दौर में हैं, और हमें अब रैप अप करने के लिए कहा जा रहा है। एक लाइन में जरा दिनेश जी, लगे हमारे इतने नेता पश्चिम बंगाल में लगे हैं, तो भारतीय चलिए, इतना सम्मान दिया है, इतने हमारे सांसद, इतने मंत्री, इतने विधायक, सारे नेता लगा दिए, पूरा देश लगा दिया, इसलिए हमने दिया है। जगदीश जी, कांग्रेस गठबंधन कहाँ है? तो शंकर के दरबार में जाने से तो सामान्य पे बताएगा। बंगाल के लोग और पूरी मीडिया के लोग कहते थे कि जो इस मैदान को भर देगा वो इतिहास बनाएगा। मैदान भर दिया, अब वक्त का इंतजार करिए। और हम सत्ता के भूखे भी नहीं है, हम भारत चाहते हैं, बंगाल चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं। इस तरह नहीं क्या कांग्रेस वॉकओवर दे रही है? से नहीं चलेगा। क्या कांग्रेस बंगाल में वॉकओवर दे रही है? हिंदुस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, हिंदुस्तान को रखना जरूरी है। अरे जगदीश जी को तो पता ही नहीं कि इनकी पार्टी की लाइन क्या है। छोड़ो भाई, पता तुम्हें नहीं है। मेरी पार्टी की जय श्री राम लाइन है। यही है, वक्त खत्म हो चला है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने चरम पर है, और 8 चरणों में चुनाव से पहले की ये स्थिति है। यही अब आप सोच लीजिए कि नई जो विधानसभा होगी उसमें क्या स्थिति होगी। बहरहाल, ममता बनर्जी अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की देखरेख में है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो निराश नहीं करेंगी अपने कार्यकर्ताओं को। वो चुनाव प्रचार में जाएंगी, व्हील चेयर से जाएंगी, और किसी भी बैठक को वो रद्द नहीं करेंगी। हम उम्मीद यही कर रहे हैं, हम आशा भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगी ममता बनर्जी। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश सिंह जी, जगदीश शर्मा जी, संजय सरकार जी, सुनील कौशिक जी और भोगेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।